कि इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज की बात की है, अगर हम करिकुलम पे आते हैं कोठारी कमीशन के, और बोला है नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस शुड बी इंक्लूडेड, यानी जहाँ पर आप हिंदी नहीं पढ़ा पा रहे हो बट जिन एरियाज़ में, वहाँ पे आपने क्या कोई भी 3 लैंग्वेजेस इंक्लूड कर सकते हो। उस टाइम उनकी क्या है, एक तो आप मदर टंग, जो वहाँ पे मदर टंग इट मीन्स जो उनकी मातृभाषा है, ठीक है, उसमें वजह से अभी मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे हम रिलीजियस की बात करें तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इट मीन्स वो वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, मदर टंग में। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है तो आप मदर टंग हिंदी होगी तो वहाँ पे हिंदी में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे तमिल होगी, है ना, साउथ की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी एट द हायर और लोअर लेवल, यानी आप हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो और कम से कम भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसे आप इंग्लिश को भी रख सकते हो। और जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनमें क्या है, इंग्लिश, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज अदर देन हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। यानी करिकुलम में अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन आपको सबसे फर्स्टली किस पे ध्यान देना बेटे, लैंग्वेज पे। क्लियर आप सभी को? लैंग्वेज इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपके स्टूडेंट हैं वो किस बैकग्राउंड के बेटे, उनकी लिविंगहुड क्या है, और उनकी जो क्षेत्रीय भाषा, उनकी जो मातृभाषा इट मीन्स मदर टंग है, वो किस क्या है, ठीक है। तो आपकी एक्सप्लेनेशन किस टाइप में होनी चाहिए, बच्चों की मदर टंग में। क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं? इसके अलावा मदर टंग के अलावा हम उन्हें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये भी सिखा सकते हैं, प्लस में हम उन्हें साइंस, मैथमेटिक्स, है ना, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हम उनको वर्क एक्सपीरियंस या सर्विस वगैरह ये सारी चीज़ें भी हम साथ साथ करा सकते हैं। ये सारा हमारा किसके अकॉर्डिंग है, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग। टाइम क्या है इनका 1964 से 68, और ये है हमारा लोअर स्टेज एज, यानी आपका है 8 से लेके बेटे 10 तक, 2 ईयर्स कवर हो गया इसमें सारा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर सभी का? नेक्स्ट, एट हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप अगर हायर की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे, हमारा जो लेवल है वो 10th की अपग्रेड में आ जाएगा, यानी +1 और +2 के लिए, या इससे अबव डिग्री लेवल के लिए। इसमें क्या है कि ओनली 2 लैंग्वेजेस आप दे सकते हो। जैसे मैं हमने अभी बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ बेटे, कि जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं बीएड वाले, वो हमने आपको उसी लेवल पे दिए हैं कि बच्चे को एटलीस्ट उसका बेसिक पता, ठीक है। आपकी जो टीचिंग पैडागोजी होगी, जो पैडागोजी ऑफ हिंदी या इंग्लिश है लैंग्वेज जो आपको दी है, वो सारी किस बिहाफ पे दी है बेटे, कि आपको उसी बिहाफ पे दी है हम लोगों ने, कि आपको एटलीस्ट उसकी नॉलेज हो, आपने बेस बन रखा हो, क्योंकि कल को आप टेट या स्टेट कुछ भी देते हो, या फिर कल को यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है बीएड क्लासेस में और आप इसका एग्ज़ाम भी दोगे थ्योरिकल बेसिस 100 मार्क्स का, उसमें भी आप लोगों ने यहीं से देखना है कि आप लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन यही जो हायर एजुकेशन में किसने बताया है, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग है, उसमें उन्होंने बोला है एन एडिशनल लैंग्वेज, ओके, कोई सी भी हो सकती है आपकी, एडिशनल आपने पढ़ी हुई होगी, समझ रहे हो ना सारे। जैसे 10th तक हम पढ़ते हैं, 10th के बाद एक एडिशनल लैंग्वेजेस छोड़ देते हैं, यानी आपने इंग्लिश भी पढ़ी हुई है, हिंदी भी पढ़ी हुई है, और बेटे वो पढ़ी हुई है पंजाबी, तो +1 में क्या होता है, आपकी चॉइस चलती है कि आप एक एडिशनल लैंग्वेज ले सकते हो और एक आप छोड़ सकते हो। ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो, लॉजिक पढ़ सकते हो, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, जियोलॉजी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और होम साइंस, ये आपके सब्जेक्ट है। सभी को क्लियर हुआ है? दूसरा है आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, एजुकेशन इन, अब देखो मॉरल एंड स्पिरिचुअल की अगर हम बात करते हैं तो बेटे ये आपको स्टार्टिंग से ही ज़रूरी है, आपके प्री लेवल में भी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, और आपके हायर सेकेंडरी लेवल पर भी ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन अबाउट टेक्स्ट बुक्स, कि इंडियन जो कमीशन आया, यानी कोठारी कमीशन जिसको बोलते हैं 1964 to 66, इन्होंने बुक्स के बारे, अभी आपको करिकुलम का सभी को क्लियर हो गया बेटे, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो आया है वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आया है। टेक्स्ट बुक इट मीन्स
आपको किस किस टाइप की बुक, जैसे इन्होंने टाइप्स बता दिए करिकुलम के बिहाव पे आपको बता दिए कि आप अर्ली जो आपकी है यानी लोअर जो सेकेंडरी स्टेज है 8 to 10th आप में ये पढ़ना है, और नेक्स्ट जो आपकी है हायर सेकेंडरी स्टेज यानी 10th to +2 तक हायर तक आपने ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें कवर होनी चाहिए। और जो अभी बताया है वो क्या है आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, कि टेक्स्ट बुक के लिए उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है आपको बेटे, डिफ्रेंशिएट रखना है। अगर 2 कमीशन जैसे आपसे यूनिवर्सिटी पूछ ले कि आप डिफ्रेंशिएट बताओ सेकेंडरी एजुकेशन एंड कुठारी कमीशन, तो आपको फिर वहाँ पे बेटे हर चीज़ का अलग देना पड़ेगा। आप उनका कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ठीक है, जो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, टीचिंग के लिए बोला है, स्टाफ के लिए बोला है, टीचिंग मेथड्स के लिए बोला है, टेक्स्ट बुक्स के लिए बोला है, करिकुलम के लिए बोला है, ये सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको टिप्स पे बताती हूँ बिना देखे, आपको भी बेटे ये चीज़ें टिप्स पे ही लर्न होनी चाहिए, बट साथ ही साथ आपको डीप थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि जो अब आप एक्सप्लेन करते हो जब चीज़ों को, तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसने हमें ये प्रोविजंस यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस उसके ये निकले थे, और सेकंड जो आपका कोठारी कमीशन की हमने बात की थी तो उसके ये रिकमेंडेशंस थी, यानी उन्होंने टेक्स्ट बुक के लिए ये बोला था, बुक्स के लिए ये बोला था, करिकुलम के लिए ये बोला था, टीचर एजुकेशन के लिए। क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट बुक का नंबर 1 है अपॉइंटमेंट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, यानी जिसकी बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाए, यानी वो टैलेंटेड पर्सनल जो होता है पर्सन, वो अपॉइंट करना चाहिए किसके लिए? टेक्स्ट बुक के लिए, क्योंकि बेटे हम वहीं याद रखते हैं, वहीं एग्ज़ाम में लिखते हैं, मतलब हमारे माइंड के अंदर जो नॉलेज गेन जो हम करते हैं वो मेनली हमने कहाँ से सीखी है बेटे? अपनी टेक्स्ट बुक से। एम आई राइट और नॉट? है ना? तो कुठारी कमीशन ने यही बोला है कि जब आपकी टेक्स्ट बुक का नंबर आता है तो गवर्नमेंट को एक इतना टैलेंटेड पर्सन रखना चाहिए कि उसे बुकिश नॉलेज अच्छी तरह से, इतनी मतलब टैलेंट मीन्स इतने अच्छे से आता हो कि उसको बुक की लैंग्वेज देखनी है, बुक की स्क्यू देखना है कि वो किस से लर्न यानी लर्निंग टाइप होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, इजी टू हार्ड, इस टाइप की पूरा एक टेक्स्ट बुक जो रेडी होके आती है उसका ना पूरा एवेल्यूशन करके। ठीक है, प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, यानी वो कहते हैं कि जो भी प्रोग्राम है प्रोडक्शन ऑफ बुक्स को लेके है तो गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पर ही रखना, क्योंकि अगर आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट के छोटे लेवल पर रखते हो बेटे सिंपल सी बात है, वहाँ पे इतना टैलेंट इतना मतलब दिख नहीं पाता, लेकिन आप उसी बुक को अगर आप नेशनल लेवल पे लेके जाते हो बेटे सिंपल सी बात है, कंपटीशन और आपको नई थीम्स और कौन बेस्ट है ये चीज़ें एक्चुअल में मायने रखती हैं। तो हमारा हर एक बुक का जो है वो कहाँ तक जाना चाहिए लेवल, वो नेशनल लेवल तक जाना चाहिए। क्लियर सभी को? नेक्स्ट है बेटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडी, यानी एन ऑटोनोमस बॉडी शुड बी सेट अप इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी आपको जो बुक प्रोडक्ट कर रहे हो, जो बुक बना रहे हो आप, उसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, कैसे सेटअप करना है उसको बेटे पब्लिकली ध्यान में रखते हुए। इट मीन्स पब्लिकली आपको रखना है कि क्या लाइफ है, क्या डिमांड्स हैं, क्या सप्लाईज हैं, क्या प्राइसेस रख रहे हो, कि वो पब्लिश मतलब आम आदमी आपकी बुक को है ना खरीद पाएगा या कैसे, ये सारी कोठारी कमीशन ने इनको इंक्लूड किया है। सेटिंग अप ऑफ एक्सपर्ट स्टडीज, यानी एक्सपर्ट स्टडी सेक्शंस जो होते हैं कि बुक के लिए, जैसे हम कुछ बुक चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको हमने जो लिस्ट बनाई है बीएड के स्टूडेंट्स की बुक्स के लिए, तो हमने कुछ राइटर्स को चूज़ कर लिया है कि इट मीन्स वो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को उनकी रिसर्च वर्क को देख के, उनकी राइटिंग्स को देख के, उनकी स्किल्स को देख के कुछ ऐसे प्रॉपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो रखने चाहिए बेटे, कि ताकि जो नेक्स्ट है आपका लेवल वो आपका क्लियर हो सके। किस बिहाफ पे क्लियर होगा? वो आपकी बुक्स के ऊपर। अगर आपकी बुक सुपरविज़न होके आ रही है किसी एक्सपर्ट से, आप वो सेम चीज़ है बेटे, आप हमसे नहीं पूछते हो कि मैम कौन सी बुक लें, है ना, तो आपकी नज़र में हम एक्सपर्ट्स हैं
और हम जो बता रहे हैं बेटे इस राइटर की लो, इसकी लो, इट मीन्स हमारी नज़र में हम उन बुक से पढ़ चुके, वो एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को भी किसने बोला है, कोठारी कमीशन ने, कि एक्सपर्ट से रखो आप बुक, इसका एवेल्यूशन कराओ सिंपली, और तब जाके आप अपना पब्लिकली इश्यू के उस डिमांड एंड सप्लाई करो। नेक्स्ट, कॉन्टीन्यूस रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी आपको रिवाइज करते रहना है टेक्स्ट बुक को कंटिन्यूसली, क्योंकि अप टू डेट आज बुक जो मैंने लिखी है बेटे, जो बुक मैं आज लिख रही हूँ, आज देखो अगर उस बुक को, तो आपको क्या 4 साल 5 साल या 10 साल बाद वो बुक काम करेगी? नो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इट इज़ मैंशन कि बंदा भी अपडेट रहे, है ना, और आपकी बुक्स भी साथ के साथ अपडेट होती रहे। क्लियर सभी को? नेक्स्ट बेटे आपकी मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स। अभी मैंने आप लोगों से ये बोला कि लिस्ट है दी है राइटर्स की, आपके पास चॉइस होनी चाहिए। आप सिर्फ एक बुक से कभी ना पढ़ो। आप तो पीपल टीचर्स हो, बीएड कर रहे हो, और कभी भी बेटे बीएड का सिलेबस ना हमें मिल ही नहीं पाता है। किस बिहाफ पे? इस बिहाफ पे कि हम सिर्फ एक बुक से पढ़ के अपना पेपर अटैम्प्ट कर दें, क्योंकि 70% से ज़्यादा सिलेबस बीएड का किसी भी एक बुक में प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर टॉपिक्स आपको मैच भी हो जाते तो भी आपको कंटेंट मैच नहीं होगा, या फिर जो ऑथेंटिक कंटेंट आप चाहते हो या यूनिवर्सिटी आपसे चाहती है एज अ टीचर, वो आप किसी एक बुक को पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, आप नोट्स बना सकते हो, आप हमारे लेक्चर लेते हो, नोट्स देखते हो, अपने पास बुक्स भी रखते हो, कुछ आप ऑनलाइन भी सर्च करते हो, मिक्स करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर सभी को? ओके। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस, यानी आपका क्या है, जो आपकी प्रोडक्शन है ना बेटे, वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की होनी चाहिए। किसकी? बुक्स की, कि जो टेक्स्ट बुक आप खरीद रहे हो, है ना, जो ले रहे हो, वो क्या है, उसमें आपको ये नहीं जज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन कि आप लॉस में गए हो या प्रॉफिट में गए हो, क्योंकि वहाँ पे बेटे आपको गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए, यही देखना चाहिए कि जो बुक्स है ना बेटे, जो पब्लिकली आपकी वेलफेयर के लिए बनी हो, वहाँ सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये वाली बुक पब्लिश करते हैं तो हमें इतना मुनाफा होना है, और ये वाली करते हैं तो हमें इतना लॉस होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ ना कि आप लोग अपने मतलब व्यापार बनाते, जबकि बुक्स का जो इशू है वो सुपर, यानी सुपर से ऊपर है, कि अगर एक स्टूडेंट है बेटे, चाहे फर्स्ट से स्टार्ट करता है, हम इतने बड़े कैसे हुए? बुक्स के साथ पढ़ के, है ना। तो बुक्स मेनली क्या है, वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये बुक्स जो है इसकी ऐसे है या वैसे है, या इसमें हमें प्रॉफिट है या लॉस है, बट आपको पूरा गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखना है कि हमें पूरा अकॉर्डिंग टू पब्लिक वो सारे इश्यूज सॉल्व कर लेने हैं। क्लियर सभी को? अब इन्होंने बेटे थोड़ा सा वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बोला है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करा देती हूँ। आपको बेटे करिकुलम का और बुक्स का क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा है? सभी का क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, व्हाट डिड इंडियन एजुकेशन कमीशन रिकमेंड फॉर वोकेशनल एजुकेशन? अब हम सेकेंडरी एजुकेशन के, आपको याद आना चाहिए कि सेकेंडरी एजुकेशन जब मैम ने पढ़ाया तो वहाँ पे भी वोकेशनल एजुकेशन की बात होती, बट आपने उसके पॉइंट्स कुछ अलग है बेटे और यहाँ के पॉइंट्स कुछ अलग है, बस ये सिमिलैरिटी एंड डिफ्रेंशिएट ही आपको याद रखना है। क्लियर? ओके। The commission had given special emphasis to vocational education, the field of education. सबसे पहले diversification of courses, यानी सिर्फ आपको एक ही कोर्स पे फोकस नहीं करना है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, उनकी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आपने देखा होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ बेटे, आपने देखा होगा बहुत बच्चे ना ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत बच्चे बुक्स में बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट। तो क्या आप सभी के लिए कहोगे कि नहीं मैम सभी को बुक्स ही पढ़ाओ, सभी को टीचर्स बनाओ, या फिर सभी को प्लेयर्स बनाओ, या सभी को आर्किटेक्टर्स बनाओ? ऐसा क्या हो सकता है? नो। ठीक है, मान लिया हम अपने लेक्चर्स, अपनी एजुकेशन, अपने टीचिंग्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बच्चों में यानी जनरलाइज कर सकते हैं, ग्रोइंग कर सकते हैं, बट बेटे जो जन्मजात होती है, यानी
फ्रॉम बर्थ जो चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और इसी तरह से जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा एप्टीट्यूड है, वो इसी के लेवल के लिए बना होता है। हमें पहचानना पड़ता है सिर्फ अपने आप को। ओके, क्लियर सभी को? नेक्स्ट, एस्टेब्लिश ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, कि सिर्फ आपके स्कूल में सिर्फ आपको टीचिंग का ही पर्पज़ नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ से लेके, आपके वर्क से लेके, आपके किसी बिजनेस से लेके, आपके किसी पर्सनल आपका कोई इंटरेस्ट है उससे लेके, यानी मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। सिर्फ स्कूल की तरह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने 1 या 2 4 जो ही करना है सिर्फ वही करना है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट है बेटे यूनिलेटरल स्कूल्स। इन स्कूल्स की जो पर्टिकुलर टाइप होता है ये क्या है कि ये कोड करते हैं कम्युनिटी एंड लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना सिखाते हैं, आपको वोकेशनल एजुकेशन देते हैं। ये पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो, आप रिटर्न भी कर सकते हैं। यूनिलैटरल स्कूल्स, ओके। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, यानी आपको अपनी आपको मैंने पहले भी बताया था 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे। तो प्रोविजंस हमें जो बनाने हैं बेटे अपने वोकेशनल एजुकेशन, उसमें क्योंकि आप चाहे कोई भी बिजनेस करो, आप कोई कंपनी खोल रहे हो, मैं एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस की नहीं बात कर रही हूँ बेटे, है ना, कोई कंपनी वगैरह आप अपना चलाना चाहते हो बेटे, तो आपको पता है अल्टीमेटली वो चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है। कच्चा जो हम बात करते हैं कि भाई कच्चा सामान या मटेरियल जो हमें प्रोवाइड करता है वो कहीं ना कहीं हमें सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वोकेशनलाइजेशन व्यवसाय की जो हमारी एक डिपेंड थ्योरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेसिकली किस पे डिपेंड है बेटे? वो हमारे एग्रीकल्चर पे है। अगर हमें एग्रीकल्चर की नॉलेज होगी तो हम आगे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें ये चीज़ें, ये स्पेशली फॉर कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन, इसकी भी प्रोविज़न है। टेक्निकल एजुकेशन में बेटे आपकी टेक्निकल स्कूल्स, ओके, लोकेशन ऑफ टेक्निकल स्कूल्स में आपको पता है क्या रखना है आपने? कंप्यूटर से रिलेटेड 3D वर्क, 4D वर्क, है ना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें, साथ में उसकी मेथड्स एंड स्किल्स भी काम करती हैं। और जो टेक्निकल आपके स्कूल्स होते हैं इनकी लोकेशन बेटे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम ज़्यादातर यूज़ किए हमें पास से पड़े, यानी आपने यहाँ पे अपनी जो ग्रोथ है वो ली है, यानी अपनी एजुकेशन ली है, और आप साथ ही साथ वहाँ पे प्लेसमेंट का भी आपका रोल है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चली हुई है वो किसके लिए है? इंडस्ट्रीज़ के लिए है। यानी आपको सिर्फ बेटे एज अ मुँह जबानी जैसे ओरिएंटेड या जैसे मैं ओरल करके आपको समझाऊँ, सिर्फ आपको यही चीज़ें क्लियर नहीं होनी चाहिए, बट बेटे आपको इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको वर्क्स की आनी चाहिए। जैसे अभी टीचिंग से रिगार्डिंग आपकी ट्रेनिंग चलेगी, है ना, सेकेंड ईयर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स आपने थ्योरेटिकल पेपर फर्स्ट ईयर में दिया है, आपको थ्योरिकल ओरिएंटल बेस आपको कंप्लीट है, बट जब सेकेंड ईयर में आप जाते हो तो बेटे हम प्रैक्टिकल्स कराएंगे, है ना, तो फिर प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा जो आपकी रेगुलेशंस होंगी। क्लोज एसोसिएशन, इसमें क्या है कि 2 चीज़ों के बीच में, एक आपका एजुकेशन और एक आपका रिप्रेजेंटेटिव, कि आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और दूसरी चीज़ आपके जो एजुकेशनिस्ट हैं वो किस तरह से उनका एसोसिएट है, आपस में किस तरह से मेल मिलाप है। इट मीन्स अगर मैं सीधी आपसे बात करूं, हमारा जो लिंक आप लोगों के साथ है, आपका जो लिंक अपने स्टूडेंट्स के साथ होगा बेटे, हमारा जो लिंक्स बुक्स के साथ है, आपका जो अपनी नॉलेज के साथ होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, कोऑपरेशन में चलती है। सेंट्रल टेक्निक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और ऑल इंडियन काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो किसके लिए यूटिलाइज होनी चाहिए? सेकेंडरी स्टेज के लिए। क्लियर सभी को?